जज़ाकल्लाहु खैरन मिसेस ममदूहा माजिद साहिबा। मैं आज के इस जलसे के कलीदी ख़िताब के लिए ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के प्रेसिडेंट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर और एक्स वाइस चांसलर मानू डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आएँ और ख़िताब फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी करीम। काबिल सदर एहतराम डॉक्टर कदीर साहब, मेरे कारवां के साथियों, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है और आप लोग काफ़ी देर से इतने अच्छे मुक़र्रिरीन की बातें सुन रहे हैं। मैं भी गुजारिश कर रहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इतने अच्छे यहाँ पे तालीम के जुड़े हुए माहिरीन, मैं माहिरीन का लफ्ज़ सोच समझ के बोल रहा हूँ, वो माहिरीन वो नहीं है जो किताबों में पढ़ते हैं और उससे तालीम को समझते हैं या किसी सब्जेक्ट को समझते हैं। माहिरीन वो हैं जो तालीम के मैदान में अमली तौर पे लगे हुए हैं और वहाँ से कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आए, कोई भी एजुकेशन पॉलिसी हो, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है और जो रोज़ाना देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उससे वो सबक ले रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो लोग मेरे नज़र में माहिर हैं। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में मेरे लिए ज़्यादा मुफीद होता और मैं उससे ज़्यादा बेहतर समझता कि आप लोग हमें बताते कि आपके जो तालीमी सफ़र है, आपका जो तालीमी जो इदारे हैं, उसमें आप क्या क्या और कैसे कैसे तालीम पहुंचा रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे सीख रहे हैं, क्या उसमें चैलेंजेस और इश्यूज़ हैं, क्या उसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा अहम होता। और मैं चाहता, मैंने कदीर साहब से गुजारिश करी कि ऑडियंस में से कोई अगर कुछ कहना चाहे तो मालूम हुआ कि शायद वक्त की किल्लत है और बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन में कुछ आप लोगों के सवालात सुन सकते हैं और जो भी हो सकता है उसकी अपने तय जो भी समझ में आता है आपके सामने गोश गुजार करेंगे। सदर के तौर पे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मेरी एक ज़िम्मेदारी रहती है कि जो तकारीर हुई हैं उनके बारे में यह कहूँ कि इतनी अच्छी बातें आपके सामने कही जा चुकी हैं, तजुर्बों से अपने अपने सोच के मुताबिक, कि शायद मेरे पास अब कुछ रहा नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ पेश कर सकूं। पता नहीं क्यों हमारे नाज़िम ने कहा कलीदी खुतबा, तो कलीदी खुतबा तो मेरे पास देने को नहीं है, सब लोग दे चुके हैं आपको कलीदी खुतबा। मैं तो सिर्फ बतौर सदर ये कहूँगा कि जो कुछ कहा गया है उससे मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। समझता हूँ कि जो बातें आपके सामने रखी हैं वो एक ऐसी अच्छी अमली और फ़िक्री और नज़रियाती गुलदस्ता पेश किया गया है कि उसमें से आपको जो पसंद आए वो चुन लीजिए। मामला ये है कि हमारे मुसलमान तबका या फ़िरक़ा या मिल्लत या कौम, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, या कम्युनिटी, उसको ये मुत्तफ़क़ा तौर पे कहा जाता है और माना जाता है और सच भी है कि वो तालीमी तौर पर पसमानदा है। मुआशी तौर पे भी होगा, समाजी तौर पे भी होगा, लेकिन तालीमी तौर पे पसमानदगी उसकी तमाम स्टेटिस्टिक और डेटा से मुताबिक साबित है और हम लोग भी अपने अमली ज़िंदगियों में उसको देखते रहते हैं। कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने IITs में हमारे मुसलमान बच्चे हैं। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसने पढ़ी होगी और देखी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी, उन्होंने सब आदाद शुमार सामने रख दिए। उस रिपोर्ट के आए हुए 10-12 साल हो गए। 10-12 साल के बाद एक और कमेटी बैठी, JNU के एक प्रोफेसर को कहा गया कि भाई आप ज़रा गौर करिए कि 10 साल में कोई तब्दीली हुई कि नहीं हुई। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बनाई, स्कीमें बना के पेश करी, उन पर अमल भी किए। 9-10 उनके जो मेजर रिकमेंडेशन थे जस्टिस सच्चर के, उसके ऊपर हुकूमत ने वक्तन फ़ौक्तन स्कॉलरशिप स्कीम और स्कीमें बना बना के हमारे सामने पेश की
तो उस कमेटी ने जो दूसरी 10 साल बाद बैठी, उसने भी फाइंडिंग दी कि कोई इजाफा ही नहीं हुआ है। ख़ास की बात छोड़िए, कोई इजाफा ही नहीं हुआ है, पोजीशन जूं की तू ही है तकरीबन। तो जब ऐसी सूरत हाल है, और मैं कल भी शायद कहीं कह रहा था कि हमारी तालीम की तरफ तवज्जो पिछले 20-25 साल से तो हमारा एजुकेशन मूवमेंट ही इसमें काम कर रहा है, उससे पहले से लोग काम कर रहे हैं, और हम ही नहीं कर रहे, मुल्क के डिफरेंट इलाकों में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो। अब पुणे में इनामदार साहब काम कर रहे हैं, बिदर में डॉक्टर कदीर साहब काम कर रहे हैं। मतलब गिने तो एक लंबी फहरिस्त हमें दिखाई देगी जो लोग तालीम, मुसलमानों की तालीम के लिए, ख़ास तौर से तालीम के लिए और मुसलमानों की तालीम के लिए प्राइमरी सतह पर, मिडिल सतह पर, स्कूल की सतह पर, कॉलेज की सतह पर और यूनिवर्सिटी कॉलेज की सतह पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम लोग तालीमी तौर पे, हम नहीं कहते हैं बल्कि आदाद व शुमार कहते हैं कि हम लोग तालीमी तौर पे पसमानदा हैं। और इसमें मैं इस बात को मानते हुए और यकीन करते हुए, और मुझे यकीन है कि आप सब मेरे साथ शामिल होंगे इस यकीन में कि तालीमी पसमानदगी और होगी तो उसकी वजह से हमारी मुआशी पसमानदगी भी होगी, समाजी भी होगी, और दूसरी चीज़ों पहलू जो होंगे, बिज़नेस हो, तिजारत हो, उसमें भी हम कामयाबी नहीं इतनी हासिल कर पाएंगे। चाहे नौकरियाँ हों, नौकरियों में हम बिल्कुल नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं सरकारी नौकरियों में। तो तालीम तो की है इन सब सेक्टर्स में किसी ना किसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ये हम सब मानते हैं, हमें यकीन है, अमली तौर पे हम देखते भी रहे अपने तौर पे। तो क्या बात है कि हम तालीमी तौर पे इतने पसमानदा हैं, नतीजतन हम दूसरे मैदानों में भी पसमानदा हैं अपने करके। तो मौजूद ख़वातीन हज़रात, समझ में ये आता है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में, मैं बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ की बात तो नहीं करता, लेकिन जो 1947 के बाद से 1948 में पहला एजुकेशन कमीशन बना और डॉक्टर राधाकृष्णन उसके चेयरमैन थे। उन्होंने जो तालीम के बारे में सिफारिशात दी, वो बड़ा अहम कमीशन था 48 में। उसके बाद 60s में आके डॉक्टर कुठारी कमीशन बना, और डॉक्टर कुठारी ने जो सिफारिशात करी, डॉक्टर कुठारी बड़े मशहूर माहिर तालीम होते थे। 64 में उन्होंने जो सिफारिशात करी, वो तो तकरीबन वही सिफारिशात घूम फिर के अगले सारे कमीशन दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर कुठारी ने जब कहा था कि GDP का 6% जो है वो तालीम पे खर्च होना चाहिए, उन्होंने 64 में कहा था। आज भी जो नई तालीमी पॉलिसी आई है वो भी ये कह रही है कि तालीम पर GDP का 6% खर्च होना चाहिए। वो बात जो उन्होंने 64 में कही थी, आज भी यही हम वही कह रहे हैं। किसी ने मैं बताया कि अभी उसमें हम 4% खर्च कर रहे हैं और उससे कम खर्च कर रहे हैं, तो अभी तक हम तालीम पे जितना खर्च करना चाहिए हम उतना खर्च ही नहीं कर रहे इस मुल्क में। तो हमें डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, उसका हमें रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो कमीशंस और कमेटियाँ, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के लिहाज से सच्चर कमेटी, उसके बाद से एक 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, 1986 के बाद प्लान ऑफ एक्शन, और उसके बाद फिर 92 में फिर उसमें अमेंडमेंट, और उसके बाद अब ये 2020 में फिर नई एजुकेशन पॉलिसी। तो मुल्क के माहिरीन जो हैं वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, इस पॉलिसी में कहा गया है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, इस पर भी तवज्जो दी गई है कि अभी 86 में आपने पॉलिसी बनाई थी, 86 से लेके अब तक मेरे ख्याल से 14 साल वो और 20 साल ये, एक 34 साल का वक्फा गुजरा है। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी बड़ी तब्दीली टेक्नोलॉजी में, तालीम के तरीक़ों में, नॉलेज में, दुनिया भर में आई है कि हमें नई पॉलिसी की उसकी ज़रूरत पड़ रही। तो हमें ये लगता है, और हमें लगता नहीं है, बहुत से माहिरीन कहते हैं कि जब कोई तालीम में लैंडमार्क तब्दीली ज़रूरत के मुताबिक की गई तो हमारे लोग शायद किसी न किसी वजह से, वो वजूहात पे मैं अभी और तवज्जो न करते हुए, गुर्बत होगी, सियासत होगी, तारीख़ होगी, कुछ और वजह हो सकती है कि हम उन चीज़ों से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाए। और जो
उस तालीम के मैं तो आप लोग अगर मुआवजा करें, इस वक्त में वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से बात ख़त्म करनी है। जो बात डॉक्टर कुठारी 1964 में कह गए थे, बहुत सारी बातें वही नए अंदाज में आज फिर कही गई हैं। तो 64 में वही बातें, 86 में वही बातें, और अब 220 में वही तकरीबन बातें नए नए अंदाज में कही गई हैं। अंदाज नया है, बात नई है, ज़रूरतें नई हैं, उसमें कही गई हैं, मैं इसको नकार नहीं रहा, लेकिन सब एंड सब्सटेंस जो होता है उसमें वही बातें कही गई हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं जो तब्दीली की ज़रूरत थी, जो नए मौके में हमें सामने आ रहे थे और जिन मौके के साथ हमें अपने आप को तब्दील करना था, हम शायद उन मौक़ों के उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं कर पाए, और उसकी वजह से जो तालीम में नई तब्दीलियाँ आई तो हम नहीं कर पाए। हमने सबने, मैं अपनी उम्र के लिहाज से कह सकता हूँ या बहुत सारे नौजवान लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक फ़ेज़ आया था जब प्रोफेशनल एजुकेशन का दौर चला, एक फ़ेज़ आया था जब MBA का दौर चला, एक फ़ेज़ आया था जब IT का दौर चला। तो इस तरीके से तालीम के मैदान में एक फ़ेज़ेस आते रहे हैं, या थ्रस्ट एरिया चेंज होता रहा है। हम लोग उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए। हमसे मतलब है हमारी कम्युनिटी जो आज एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। नतीजतन हमें जो भी फ़ायदे मिल सकते थे तालीमी निज़ाम से, मुल्क के हुकूमत के बनाए हुए निज़ामों से या इस निज़ाम से, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाए। और जब हम उसमें पीछे रह गए, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वी मिस द बस, गाड़ी आगे निकल गई, हम पीछे दौड़ते रह गए उसके अपने करके। तो वो जो दौर आते रहे, हम उसमें पीछे रहते चले गए। और नतीजा ये है कि आज हमारे IITs में, IIMs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में या नेशनल NITs में हम लोगों की तादाद, मुसलमानों की तादाद बिल्कुल उतनी है जितनी कि हम अपनी आबादी के उसके 3% भी उसके मुताबिक वहाँ नहीं है, 1% भी वहाँ पर नहीं है। बाकी सब्जेक्ट तो छोड़ ही दीजिए। सरकारी नौकरियों में हम जिसको अगर हम IAS की नौकरियाँ गिने, जो क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरियाँ हैं, उसमें बमुश्किल 3%, 2%, 3%, कभी 3% हो जाते हैं, कभी 2.5% आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं अपने करके। तो हम लोग जो हैं वो मौके जब हमारे पास आते हैं, जिसको आपने कहा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं उसकी तरफ तवज्जो मजबूत करना चाह रहा हूँ कि ये मौका आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि सरकार ने कुछ फैसले किए हैं, और बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं तालीमी निज़ाम में, तालीमी निज़ाम के ढांचे में, तालीमी निज़ाम के कंटेंट में, तालीमी निज़ाम के मैनेजमेंट में, उसके गवर्नेंस में, और उसके पूरे के पूरे जो कहना चाहिए कि जो तरीक़ेकार है उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ करी हैं। मुख्तसरन अगर हम कहें, और मेरे बहुत से लोग आप लोगों से वाकिफ़ होंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस मुल्क का, वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से पे मुनहसर था और रहा। तारीख़ी तौर पे हम अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी, उन्हीं का तरीक़ा निज़ाम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, इम्तहान के तरीक़े वो यहाँ पे आज भी राइज है। और अब जो हम जा रहे हैं हम उस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो अमेरिका में राइज हुआ है, और अमेरिका का जो सिस्टम है उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर हमने ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, और समझा जाता है कि हम इसमें अपने मुल्क को, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं, विश्व गुरु बना देंगे, विश्व गुरु बनाएंगे हम इसको, अपने मुल्क को अपने। और जो हमारा मुल्क है वो 21वीं सदी जो आई है, जिसके ऑलरेडी 20 साल गुजर चुके, 21वीं सदी के हमारे पास 21 साल हो गए, उसके लिए हम दुनिया में एक लीडरशिप का रोल पैदा करेंगे टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन, आवर सिटीजन्स, आवर यंगस्टर फॉर द 21st सेंचुरी। ये एक मुद्दा है, ये एक इशू है, ये एक चैलेंज है जिसको लेके ये तालीमी पॉलिसी हमारे पास आई है। हमारे साबिक मुकर्रिरीन ने बताया कि इसमें बहुत सी कमियां हैं, मानता हूं, मैं कंसीड करता हूं। मैंने जितना इसको पढ़ा और जैसे इसको पढ़ा, वो तालीमी पॉलिसी मुझे बहुत जामे दिखाई दी, बहुत जामे। कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके ऊपर कस्तूरीरंगा साहब ने इस पर अपने राय का इजहार ना किया हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो लैंग्वेजेस की बात हो, चाहे मदर टंग एजुकेशन की बात हो। कोई भी पहलू है जिसके ऊपर उन्होंने अपना इजहार ख्याल ना किया हो, राय ना दी हो, अच्छे मशवरे ना दिए हों, अर्थ चीज़ को उन्होंने सामने रख के अपनी बात रखी है। तो आप जितना इसको पढ़ेंगे आप कभी नहीं कह सकते, उंगली नहीं रख सकते कि भाई ये चीज़ गलत है। इसका इस्तेक़बाल ज़रा गलत हो गया,
वेलकम ज़रा जब शुरू में तालीमी रिपोर्ट आई, छोटी सी बात है, तो तमिलनाडु में एजिटेशन हो गया, और तमिलनाडु में एजुटेशन हुआ, हिंदी ज़बान के ख़िलाफ़ एजुटेशन हुआ, और उन लोगों को लगा कि इस तालीमी पॉलिसी के तहत शायद हिंदी ज़बान को इम्पोज किया जा रहा है, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूले में कुछ ऐसा सेंटेंस एक आ गया था जो उन्होंने कहा जिसके उनको लगा। तो फ़ौरन ही हुकूमत ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, और फ़ौरन ही कस्तूररंगा साहब ने क्लैरिफाई कर दिया कि किसी ज़बान को थोपा नहीं जाएगा, और इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि, और कहा है इस तालीमी पॉलिसी में कि तालीम का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण यह है कि वो मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। वो इसको मान रहे हैं, रिकोगनाइज कर रहे हैं कि मादरी ज़बान में तालीम दी जाए अपने। तो ये एक ऐसा वो पॉलिसी स्टेटमेंट है। पिछली बार जब 86 में पॉलिसी आई थी, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसके बाद सरकार ने POA प्लान ऑफ एक्शन भी दिया था। तो उससे मालूम हुआ कि पॉलिसी के तहत कौन कौन से प्लान हैं, कौन कौन सी स्कीमें चलने वाली हैं, कौन। तो अभी तक हम सब मुंतज़िर हैं कि गवर्नमेंट जो है प्लान ऑफ एक्शन अपना सामने लेके आएगा। 1 साल हो गया पॉलिसी के आए हुए, 20 में आई थी, 21 हो गया, 21 की जून जुलाई में पॉलिसी आई थी। जून जुलाई में प्राइम मिनिस्टर ने 10 स्कीमें लॉन्च कर दी हैं। 10 स्कीमों में उन्होंने जो ज़्यादातर हैं 7-8 स्कीमें वो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ कहाँ एडटेक जिसे कहते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की उन्होंने शुरुआत कर दी, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी बहुत कुछ सामने आना है और उस पर तबसरे करने का मौका है। तो ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमको तालीम की तरफ, जैसे कि आपसे मेरे से पहले मुक़र्रिरीन ने कहा, इतनी तवज्जो देनी चाहिए, और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसमें नई तालीमी पॉलिसी की तरफ बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। और जो जो उसमें चैलेंजेस हैं, किसी ने कहा ज़ाफ़रानियत हो गई, सेफ्रोनाइजेशन हो गया, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने और कुछ कहा। देखिए, एक प्रोफेसर क़य्यूम अंसारी साहब ने टेक्नोलॉजी की बात करी, वही इसका हक़ अदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो टेक्नोलॉजी की जितनी बात की गई है शिद्दत से इस रिपोर्ट में, और ज़रूरत के एहसास किया गया, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में है नहीं। हमारे मुल्क के बहुत से देहात ऐसे हैं जहाँ पे अभी बिजली नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है। अभी जब कोविड का ये 1.5 साल का वक्फा गुजरा है, तो उसमें ये बात खुल के सामने आ गई कि मुल्क के एक बड़े हिस्से में जो है इंटरनेट की सुविधा नहीं है, कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। ये रिपोर्ट NCERT की है, ये रिपोर्ट सरकार की अपनी खुद रिपोर्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, अब तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उसने खुद शाये करी ये रिपोर्ट। ये वेबसाइट पे मौजूद है भारत सरकार की, जो ये कहती है कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, कितने लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, कितने लोगों के पास सुविधा नहीं है। तो एक वर्ड बन गया आज के दौर में कि कुछ जो हैं वो टेक्निकली डिवाइड हो गए, वो टेक्निकली तौर पे उनके पास है ही नहीं वो चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने कि हम उस टेक्नोलॉजी की जिसका उन्होंने जिक्र किया, उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दें, वो लोगों के पास स्मार्टफोन तो पहुंचा दें, लोगों के पास एक कंप्यूटर या इस कायम की जिससे वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें। टेक्नोलॉजी तो कहीं तैयार हो रही है, बन रही है, हमारे देश में नहीं बन रही तो विदेश में कहीं बन रही है, लेकिन हमारे पास उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं है। बड़े शहरों में हो सकता है, आपके शहर में हो सकता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के बहुत से बड़े इलाके में इंटरनेट से फैसिलिटी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े इलाके में जहाँ पहाड़ी इलाका है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती है। इसी कोविड के ज़माने में, इसी पेंडेमिक में, ये अभी की बात है। कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े हिस्से में हमारी ये फैसिलिटी नहीं पहुँच पाई। वहाँ तो 4G था ही नहीं, बहुत अरसे तक 4G नहीं था, 2G रहा, तो 2G से कैसे इसका इस्तेमाल करते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब अगर हम इसमें अपने तौर पे सोचें, माइनॉरिटी के तौर पे सोचें या एजुकेशनल बैकवर्ड पे, तो हमें बड़ी शिद्दत की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्कूलों को, अपने मदरसों को, अपने सबको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाने की कोशिश, मुहैया करने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर हम इस बस को मिस कर जाएंगे। तो अब उसके लिए हो सकता है आप कहें फाइनेंस की ज़रूरत हो, रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, यकीनन होगी, मैं मानता हूँ। उसके लिए हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं कैसे फाइनेंस सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते हैं, लेकिन तय तो करें। ये तो पॉलिसी की बात है ना, तो हम भी तय करें।
पॉलिसी की बात है, जब स्कीम आएंगी तब प्रोग्राम आएगा, हम भी तय करें। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमें ज़रूरत है अपने तालीमी निज़ाम को तैयार। अपने से मुराद जो हमारा जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनको खिताब कर रहा हूँ कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें अगर मैं कभी स्कूलों में जाता हूँ, अच्छे स्कूल भी देखता हूँ, ऐसे स्कूल भी देखता हूँ जिनमें कंप्यूटर के नाम पे, कंप्यूटर लैब के नाम पे कंप्यूटर ही नहीं है, या एक है या डेढ़ दो है अपने करके, खेल के मैदान नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिद्दत की कमी है, उसको हमें पूरा करना है। मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आपके सामने दोहराने की ज़रूरत कर रहा हूँ कि जो निज़ाम, स्कूलों की बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की बात मैं नहीं करूँगा, तो आप लोग करेंगे, या और एरिया की बात नहीं करूँगा, सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूँ कि जो निज़ाम मैनेजमेंट का दिया जा रहा है उसमें एक पहलू ये है कि अगर किसी इलाके में जो बहुत सारे स्कूल होते हैं, बाज़ जगह मुझे उस दिन बताया गया कि औरंगाबाद में 500 स्कूल होंगे माइनॉरिटीज़ के, तकरीबन माइनॉरिटी के 500 स्कूल होंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अपने। अगर किसी मुकाम में स्कूल हैं, अगर कोई स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है या उसके पास अच्छी सही तादाद में तालिब इल्म नहीं है, उस स्कूल को किसी और स्कूल के साथ जम कर दिया जाएगा। आप कह सकते हैं मेरा माइनॉरिटी स्कूल है, राइट, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, वो तो बात की बहस होती रहेगी, लेकिन वो जो तजवीज़ दे रहे हैं इंतज़ामी तौर पे, वो ये कह रहे हैं कि जो कमज़ोर या इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होगा वो उसको बड़े स्कूल के साथ जम कर दिया जाएगा। अब ये सवाल हमारे आपके जहन में आता है कि मेरा स्कूल, मेरा मदरसा, वो भी हो सकता है जम हो जाए किसी बड़े स्कूल में, तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे ना पीछे रह जाएँ कि अभी ये पॉलिसी है, हो सकता है प्लान ऑफ एक्शन जब आए, और क्योंकि तालीम का मामला तो सूबाई हुकूमतों पे भी मुनहसर करता है, और सेंट्रल हुकूमत ने तो पॉलिसी दी है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि तालीम जो है वो एक कंकरेंट आइटम है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बहुत सूबाई हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का हक़ है। तो सूबाई हुकूमतें कैसे बनाती हैं, क्या करती हैं, लेकिन मैं एक मुख्तसर वक्त में एक इशू की तरफ तवज्जो करके कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की तैयारी करने की हमें ज़रूरत है। अगर हमारे पास अपने इदारे इतने मजबूत नहीं हैं, बहुत से इदारों की में कमियां दिखाई देती हैं, तो हमें पूरी तवज्जो करके उसमें आपस में ताउन करके, आपस मिल बैठ के एक ऐसा हमें सोचना पड़ेगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे कमज़ोर न रह जाएं। अगर कमज़ोरी है तो उसको पूरा करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी अपनी। एक और पहलू जिसकी तरफ यहाँ इशारा कर दिया मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं उसको भी इशू के तौर पे, फ्लैग करने के तौर पे बात करूँगा कि बाकी उस पर कैसे आगे बढ़ें। कि लैंग्वेज का जो चैप्टर है उसमें इस पॉलिसी में बहुत उससे कहा गया है कि मदर टंग में तालीम देने को फ़ौक़ियत देनी चाहिए और दी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि किसी मदर टंग के स्कूल में, हुकूमत से भी कहा गया है मदर टंग के लिए तालीम दी जाए, और 3 लैंग्वेज फार्मूले को इसमें सराहा गया है, एक्सेप्ट किया गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला मानना चाहिए और देना चाहिए। मदर टंग, इंग्लिश लैंग्वेज और एक और कोई लैंग्वेज जो भी आप करें, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज और मदर टंग में देनी चाहिए। तो अब ये इसको, जैसे मैंने कल भी कहा कि ऐसी विंडो है, ऐसा दरवाज़ा है कि जिससे हम अपने मदर टंग, जिसका किसी ने शायद सुबह कहीं तकरीर में जिक्र किया कि उर्दू ज़बान का क्या होगा, अभी किसी ने कहा अरबी ज़बान का क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी हमारी मदर टंग हो, अगर मेरी मदर टंग कन्नड़ है, आपकी मदर टंग अगर कोई मराठी है, तो उसको कैसे हम उसको वहाँ मजबूत कर सकें, ये भी इसमें एक अच्छा मौका है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे इस इलाके में जहाँ से हमने सफ़र किया है, पिछले दिनों में इसके शहरों का नाम गिनाया गया, एक बड़ी तादाद है उर्दू मीडियम स्कूलों की, बहुत अच्छी तादाद है, और काम भी शायद अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे अच्छे बताया गया उन्हें काफ़ी आम करें। अब उन स्कूलों को जिनकी मदर टंग के तौर पे उर्दू अपनाई हुई है, ज़रिए तालीम उर्दू किया गया है, अब उस बहस में नहीं जाना चाहता कि ज़रिए तालीम उर्दू सही है, ख़राब है, उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। वो हर वोकेशनल जो हर
नेटिव ज़बान जो है, मुकामी ज़बान है, चाहे मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, उर्दू हो, कश्मीरी हो, उस सब के ऊपर एक बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त अंग्रेज़ी ज़बान का जो हमला है वो सब ज़बानों के ऊपर है। उसमें हम अकेले नहीं हैं, वो सब ज़बानों के ऊपर है। हमें अपने तौर पर अगर उस ज़बान के लिए कुछ हिफाजत करनी है तो इस किस्म की विंडो का फ़ायदा उठाते हुए इस इशू को मैं फ्लैग कर रहा हूँ कि उन इदारों का मेयार हमें इतना अच्छा करना होना चाहिए। मेयार की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। सिलेबस तो आप वही पढ़ाएंगे जो CBSE का होगा, सिलेबस वही पढ़ाएंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड का होगा, कंटेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसमें क्या इजाफे कर सकते हैं जिसकी तरफ यहाँ हमारे पुराने मुक़र्रिरीन ने कहा, उसके पेडागॉगी में, पढ़ाने के तदरीस के तरीके में, कंटेंट में, इम्तिहान में क्या ऐसे इजाफे कर सकते हैं जो दूसरे स्कूलों में ना हो, उससे बेहतर करें। इस पर तवज्जो करने की अशद ज़रूरत है। और मैं फिर गुजारिश करूँगा कि चाहे वो मुल्क की सतह पे क्या हो रहा है, लेकिन मुकामी सतह पे भी हम इस पर गौर कर सकते हैं। आप सब इससे मुतासर हैं, अफेक्टेड हैं, आप सब इसमें लगे हुए हैं। कोई किसी स्कूल डायरेक्टर है, कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई किसी स्कूल का हेडमास्टर है, तो वो सब इसमें गौर करें, सोचें कि अपने स्कूलों के हम म्यार कैसे ऊँचा करें। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया, वहाँ भी मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू है। और मैं एक दिन बैठा हुआ था एक मीटिंग में, तो मेरे बराबर बैठी थी वो संस्कृत यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम आप संस्कृत में पढ़ाती हैं तो आपके पास क्या चैलेंजेस हैं? तो कह लेंगे बच्चे नहीं आते, मेरे पास बच्चे पढ़ने नहीं आते। मैं मैडम क्या बात है? कहते अच्छी किताबें नहीं मिलती, अच्छे टीचर नहीं मिलते। अब ऐसे मसाइल से भी उर्दू का ही नहीं है, संस्कृत की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी ये मसाइल पेश आ रहे हैं। मेरे वहाँ आंध्र प्रदेश, उस वक्त तेलंगाना में जो तेलुगु लैंग्वेज की यूनिवर्सिटियाँ हैं, मीडियम वही है, आपके यहाँ मराठा, उन सब के पास समस्या आ रही है। तो रीजनल लैंग्वेज, मुकामी लैंग्वेजेस के पास बहुत समस्या है, उसको कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेयार बढ़ाने में इसके लिए हमारे अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जिस एक ज़माने तक अपने स्कूलों में उर्दू मीडियम से पढ़ाता था, बहुत अरसे तक पढ़ाया, बहुत अरसे तक उर्दू मीडियम से पढ़ाया और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं ये इसको अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि ज़बान कभी तरक्की की राह में या मेयार की राह में हाइल नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। मैं मानता हूँ अंग्रेज़ी की बड़ी अहमियत है आज के ज़माने में, अंग्रेज़ी ज़रूर पढ़नी चाहिए कि ज़बान हाइल नहीं हो सकती। इसलिए हमारे उर्दू मीडियम के स्कूल जो इस इलाके में बहुत फैले हुए हैं, उनको अपने मेयार की तरफ फ़ौरन तवज्जो करने की ज़रूरत है। स्कूल के ढांचे में जो बड़ी तब्दीली की गई है वो ये है कि अब तक 10+2 का ढांचा था, 10वीं और 11वीं 12वीं, लेकिन अब जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तरफ तवज्जो की गई है और जो ये कहा गया है कि 3 साल की उम्र के बच्चे को भी अब, और जो प्री नर्सरी और नर्सरी और KG उसके जो बच्चे होते हैं उनको भी इस सिस्टम के अंदर ले दिया जाएगा। राइट ऑफ एजुकेशन जो अभी तक फ्री एजुकेशन क्लास 8 तक देता है, उसके बारे में रिकमेंड करते हैं कि वो 10वीं क्लास तक को उसको भी फ्री एजुकेशन का इंतजाम किया जाए। बड़ी अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो 3 साल के बच्चों के लिए जो तालीम का निज़ाम में आ रहा है, उसके लिए बोर्ड बनेगा, उसका सिलेबस बनेगा, उसका इंतज़ाम बनेगा, वो सब सोचा जाएगा। सरकारी तौर पे ये एक फैसला हुआ है कि जो आंगनवाड़ी सिस्टम होता है देश में, आप सब वाकिफ़ होंगे आंगनवाड़ी सिस्टम से, जिसमें माओं को और बच्चों की सेहत, न्यूट्रिशन, उनके देख रेख के बारे में पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी स्कीम चलती है। हज़ारों वॉलंटियर्स उस पर जुड़े हुए हैं और हज़ारों लोग उसमें काम करते हैं और उसके ज़रिए ये एजुकेशन को इस 3+ ऑनवर्ड एजुकेशन को उनके सुपुर्द किया जाएगा। उस पर माहिरीन तालीम बड़ा सवाल उठाते हैं, बड़ा पूछते हैं कि भाई ये आंगनवाड़ी वाले कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। अभी उसके आगे ना सरकार ने कोई जवाब दिया है, ना कोई प्लान स्कीम सामने आई है। जब आएगी तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर गौर कर पाएंगे। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम जब अपने बच्चों को 3 साल की उम्र के बच्चों को जब बाकायदा पढ़ा रहे हैं और उनकी उस वक्त की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, मुझे किसी को बताने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम में, अभी तक तो ये पैरेलल सिस्टम चल रहा है KG और लोअर KG और अपर KG का, उसमें हमें गौर करके अपने निज़ाम को, उन बच्चों को जिसको हम उस उम्र में शायद सिपारा भी नहीं पढ़ाते, 3 साल के बच्चे को, उसको हम तालीमी निज़ाम में बाज़ाब्ता लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए
हमें और करना पड़ेगा। और अपना जो निज़ाम अगर है, ये अब ये जो 10+2 था उसको अब 5 ईयर्स का जो ये सेक्शन है वो 5 साल का कर दिया। वो 5 साल का सेक्शन है, पहला यूनिट 5 साल का है, फिर 3 साल का है, फिर 2 साल का है, ऐसा करके इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है अपने करके। बहरहाल तो उस अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का जो तसव्वुर है वो इस पॉलिसी में पहली मरतबा शामिल किया गया है। माहिर तालीम उस पर पहले से चर्चा करते रहते थे, लेकिन इसमें पहली मरतबा शामिल किया गया है। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करा सकता हूँ और दिल चाहता है कि ज़रूर करें, लेकिन वक्त की किल्लत है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक ख़तरा या एक एहसास माइनॉरिटीज़ के जहन में है और मुस्लिम माइनॉरिटी के जहन में बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियंस की भी है, मैंने उनसे बात करी है, सिखों के जहन में भी कुछ है कि ये जो इसमें हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में जो आने वाले में जो एम्फेसिस दिया गया है वह है कि हम अपने हिंदुस्तान की तारीख़ को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की तहज़ीब को, हिंदुस्तान के ज़बानों को फ़ौक़ियत देंगे, उनको उभारेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं और हमें हिंदुस्तान की, बहुत अच्छी बात है, हमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? जब हिंदुस्तान की तहज़ीब को आगे बढ़ाया जाएगा, अपने नहीं कराया जाएगा, मैं तो उससे बहुत एग्री करता हूँ। लेकिन जो मसला जब आता है, वो जो चैलेंज आता है, जिसकी तरफ हमारे नसरुद्दीन साहब ने इशारा किया, मैं उस पर करता हूँ कि वो जो कल्चर है उसमें जब वो नरेट करते हैं इस पॉलिसी स्टेटमेंट में, तो वो 800 साल जो मेडिवल इंडिया कहलाता है, वस्ती हिंदुस्तान का जो मेडिवल पीरियड है, उसका कोई जिक्र नहीं आता है, उसका कोई जिक्र नहीं आता है। चाहे उसमें राजा टोडरमल के बनाए हुए रेवेन्यू सिस्टम हो, चाहे उसमें बड़े बड़े उलमा का कोई कंट्रीब्यूशन हो, उसमें क्रिश्चियन दौर का भी नहीं आता है। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 200 साल से अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत करी है उसके दौर में जो उसका भी जिक्र नहीं आता है। तो अगर हम रामानुज से शुरू करते हैं और आलिया भट्ट से बात करते हैं तो फिर 18वीं सदी में विवेकानंद के पास आ जाते हैं फॉरेनर में, उसके बाद बीच में किसी का नाम ही नहीं आता है उसमें करके। और अगर किसी ने बहुत सही कहा कि मौलाना आज़ाद तक का तो नाम उसमें आता नहीं है, जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और जिन्होंने आज मुल्क का जो तालीमी ढांचा है उसकी संग बुनियाद डाली, 8 साल तक वज़ीर तालीम रहे, जो उन्होंने IITs कायम करवाए, UGC कायम करवाई, ICCR कायम करवाया, CSIR कायम वगैरह वगैरह वगैरह, उनके कंट्रीब्यूशन का तो जिक्र कहीं उसमें आता नहीं। तो इसको हम कैसे अपने तौर पे इस तारीख़ को, इस कल्चर को, इस तमद्दुन को, हिंदुस्तान के ओवरऑल तमद्दुन के साथ अपने इसको हम कैसे अपने तालीमी निज़ाम में पैरेलल तौर पे करके या सप्लीमेंट्री तौर पे करके कैसे उसको कायम रखें, ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है। इसको हमें ज़रूर कबूल करना चाहिए और बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम उस पर कभी बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस पर मबसूस कराना चाहता हूँ। ये सब काम अगर कोई कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता और मुझ जैसे लोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो आप जैसे लोग जो ग्राउंड लेवल पर बच्चों की तालीम में और इदारों के इंतज़ाम में, इदारों के लिए वसाइल जमा करने के इंतज़ाम में लगे हुए हैं। तो ये चैलेंज मेरे लिए इतना कम है, मैं तो रिटायर भी हो गया, हो सकता है जब तक इसके 10 साल इसके बाद इम्प्लीमेंट के बाद कुछ सोचेगा तो शायद मैं इस दुनिया में ना भी हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप जैसे नौजवानों को और तालीमी लोगों को इस पॉलिसी के ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा। और भी पहलू हैं, बहुत पहलू हैं, टेक्नोलॉजी है, वोकेशनल एजुकेशन की मैंने अभी चर्चा आपके सामने नहीं करी है, स्किल की बात करने की बात है, मैंने उसके आपके सामने चर्चा नहीं करी है, वगैरह वगैरह। लेकिन चंद मोटी मोटी बातें स्कूल के ताल्लुक से और कुछ माइनॉरिटी के ताल्लुक से मैंने आपको करा है, इस पर ज़रूर गौर करिए। और अपने तौर पर ये रिपोर्ट उर्दू में भी मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है और ज़बानों में मौजूद है, अंग्रेज़ी में तो है ही है ओरिजिनल रिपोर्ट। तो अपने तौर से और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट आपको फ्री डाउनलोड करने को मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसको पढ़िए। तो ज़रूर अपने ऐसे चैप्टर्स को ऐसे उसको पढ़िए और कोई डरने की बात नहीं है, मैं अपने तौर से कर रहा हूँ, बड़ी उम्मीदी की बात कर रहा हूँ। कमियाँ मैंने भी गिना दी और बहुत से गिनाते हैं, कुछ तो लोग तो बाकायदा इसके ख़िलाफ़ एजिटेशन कर रहे हैं, दिल्ली में एजिटेशन भी कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमें डरने की सी बात नहीं है कि अब ये पॉलिसी तो आ गई
पास हो गई, लागू हो गई, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो देखना है, तो उस पर नज़र रखनी है। और उसके साथ साथ ये जो अभी ख़तरात आपके सामने बयान किए गए, उसके लिए हम खुद क्या अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को कैसे महफूज भी करें और उसके साथ साथ अपने आप को तालीमी निज़ाम में ज़म करते हुए आगे कैसे बढ़ें। एक सबसे वाहिद तरीका जहन में आता है और वो मैं आपके सामने कह के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। वो वाहिद तरीका है कि हम अपने मेयार तालीम को, अपने लर्निंग प्रोसेस को, अपने मैनेजमेंट को इतना मेयारी कर दें कि कोई हम पे उंगली ना उठा पाए। हम उनसे कहें कि देखिए हमारा तालीमी निज़ाम इतना अच्छा है, हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमारे ऐसे बच्चे ऐसे निकल रहे हैं। कदीर साहब बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि उनके स्कूल से बच्चे निकले हुए नीट में इतने आए हुए हैं, कर्नाटका के इतनी सरकारी सीटें उन्होंने हासिल करी हुई हैं। वो पोजीशन हम हासिल करें, उस मुकाम तक हम पहुँचें कि हमारे निकले हुए बच्चे हमारे मदरसों से, हमारे मदरसों की बात मैंने करी नहीं है, वो अपने में अलग एक टॉपिक है, मदरसों से, हमारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कि मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ मुतवज्जा हूँ, उन लोगों से मैं उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। यही मैं सब जगह पैगाम देता हूँ कि हमें नंबर 1 होना है, बल्कि जो नंबर 1 है उससे ज़्यादा पहले आगे लाइन में खड़ा होना है और मुस्तकिल खड़े होना है। एक बार नहीं खड़े होना है, मुस्तकिल खड़े होना है, बार बार खड़े होना है। किसी ने कहा है कि इट इज़ ईजी टू रीच टू द टॉप, इट इज़ ईजी टू रीच द टॉप बट इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टे देयर। वहाँ खड़े रहना मुश्किल, क्योंकि पीछे से कोई मौजूद है आपको धक्का देने के लिए कि मैं आ रहा हूँ नंबर 1 पोजीशन पे, आप नंबर पोजीशन पे, मैं आ रहा हूँ नंबर 2 से 1 पे आ रहा हूँ, 3 से 1 पे आ रहा हूँ। तो हमें ये एक बार वहाँ पहुँचने के बाद सो नहीं जाना, जैसे कि हम अपनी तारीख में सो गए। हम अपनी तारीख देखते हैं, बड़ी फ़ख्र से कहते हैं कि इब्न सीना थे, इमाम गज़ाली थे, फ़ना फ़ना साहब थे, साइंस हमने पैदा करी, ये हमने लिखा वगैरह वगैरह। तो जब हम इल्म बांट रहे थे तो यूरोप में वहशत थी, वहशानापन था, सब तारीख की हकीकतें हैं। फिर कहाँ गए, हम सो गए। अब उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे क्यों सो गए, कैसे सो गए, लेकिन अब नहीं सोना। और अगर वो सो गए तो ये बस भी हम मिस कर देंगे। इस बात बहुत बड़ा मौका है, चैलेंजेस भी हैं, मौके भी हैं, लेकिन आपके पास, मेरे पास एक आंसर है सब चीज़ों का कि हम अपने तालीमी मेयार को इतना ऊंचा कर दें। मैं सरकारी नौकरी में काम करके आया हूँ, ठीक है, मैं बहुत बड़े ओहदों पे नहीं पहुँचा, किसी ओहदे पे पहुँचा, छोटे ओहदे पे पहुँचा, कम ओहदे पे पहुँचा, कोई किसी ओहदे पे पहुँचा, लेकिन अगर वो एक पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी है या राशन इंस्पेक्टर भी है, वो अगर आप अपने मिल्लत के बच्चों को वहाँ पहुँचा देंगे तालीमी के ज़रिए, तो आप अपनी मिल्लत का, अपनी कौम का बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। तो ये एक मिसाल दी, अगर मेयार ऊँचा होगा तो हम नौकरियों में और गवर्नेंस में पहुँच जाएंगे, हुकूमत के निज़ाम में पहुँच जाएंगे। हुकूमत में अगर हम वज़ीर नहीं बनेंगे तो ज़रूर हम चीफ़ सेक्रेटरी ज़रूर बन जाएंगे, चीफ़ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो चीफ़ सेक्रेटरी ज़रूर बन जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।